Good morning, dear students. Welcome back to solve the numericals of the exercise of our chapter number 11, that is work and energy. Dear students, exercise में जो numericals दिए हुए हैं उनमें से कुछ numericals ऐसे हैं कि जिनमें कोई calculations नहीं है, right? You just need to write the answer based on the logic. So first I am going to discuss such two questions, that is question number 2 and question number 5. That doesn't require any type of calculation. You just need to write the answer based on the logic. So first we'll discuss that and then we will solve question number 4 and question number 9, which involves some amount of calculation. Okay? So let us understand first what is there in question number 2. Question number 2 कुछ इस प्रकार है. An object thrown at a certain angle to the ground moves in a curved path and falls back to the ground. Okay? तो किसी ऑब्जेक्ट को हमने ऐसे थ्रो किया, वो ग्राउंड से लेके कर्व्ड पाथ करके फिर वापस जाके ग्राउंड पे गिर गया. The initial and the final points of the path of the object lie in the same horizontal line. तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट इज इन द हॉरिजॉन्टल लाइन. अब हमको पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो वर्टिकल लगता है, कुछ हाइट होनी चाहिए. देयर इज नो हाइट, राइट? ऑब्जेक्ट इज एट द ग्राउंड एट द बिगिनिंग एंड इज ऑन द ग्राउंड एट द एंड. सो हियर दे आर आस्किंग अस दैट द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट लाई इन द सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. What is the work done by the force of gravity? Force of gravity कब काम में आता है? जब उसकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन के हाइट में कोई डिफरेंस हो, राइट? Here gravitational force is acting in this direction and the motion is in the horizontal line along the ground. So you can safely say over here that the work done here will be equal to 0. कोई कैलकुलेशन नहीं है, राइट? ग्रेविटेशनल फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वर्क डन 0. ओके? द सेम लॉजिक गोज इन द फिफ्थ क्वेश्चन आल्सो. यहां पे हमको दिया है a mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to a point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done by the object by the gravitational force? यहां पे भी सेम हुआ, ठीक है? कोई एक ऑब्जेक्ट है, उसे टेबल पे पोजीशन ए से हम ले गए पोजीशन बी पे, बट देयर इज नो डिफरेंस इन हाइट. जो ए की हाइट थी वो भी बी की हाइट है, तो डिफरेंस इन हाइट इज 0. ओके? तो यहां पे भी द वर्क डन विल बी इक्वल टू 0. इन बोथ द सम्स नो कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड. इन बोथ द केसेस the answer is that work done is 0 because height is 0. okay? तो ग्रेविटी अगर कोई वर्क करती है तो ग्रेविटी के वर्क करने के लिए हाइट होना जरूरी है. अगर वो नहीं है, वर्क डन इज 0. ओके? नाउ क्वेश्चन नंबर 4. certain force acting on a 20 kg mass. सबसे पहले हमको क्या दिया है? 20 kg mass. So mass m of the object हमने ले लिया 20 kg. Changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसका मास 20 kg है उस पे कोई फोर्स एक्ट कर रहा है and due to that force its velocity changes from 5 meter per second to 2 meter per second. Now यहाँ पे आपको ध्यान देना है, 5 से 2 हो रहा है, 2 से 5 नहीं हो रहा है, राइट? तो जो इनिशियल वेलोसिटी दैट इज u इज 5 मीटर पर सेकंड एंड फाइनल वेलोसिटी v इज 2 मीटर पर सेकंड. ओके? क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स. नाउ डियर फ्रेंड्स, हमने ऐसा ही एक सम एग्जांपल्स में किया था. ऐसे केस में जब कोई फोर्स एक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड चेंज होती है, देन द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दैट फोर्स is equal to change of kinetic energy.
एंड चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो आपको जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ओके, क्योंकि जो वर्क हुआ उसी से ऑब्जेक्ट को क्या मिली? काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो अगेन वी नीड टू फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स। सो आई विल राइट दैट वर्क डन बाय द फोर्स जो हमको फाइंड करना है इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमको क्या फाइंड करना है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू व्हाट? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल इज 1/2 mv square minus 1/2 mu square. This is final kinetic energy of object. This is initial kinetic energy of object. The difference between these two gives us the change in kinetic energy of the object. आप यहाँ पे 1/2 m को कॉमन ले सकते हो, तो ब्रैकेट में क्या आएगा? v square minus u square. Okay, so this is equal to 1/2 into mass m. Mass m of object is given 20 kg, so 20 into in bracket v का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होगा 4 और u है 5, 5 का स्क्वायर होगा 25। चलिए ये कट हो गया 10 मल्टीप्लाई में 4 में से 25 जाएगा तो आएगा -21। So the work done by the force is -210 joule. अब एक क्वेश्चन अराइज होगा कि जो वर्क डन है वो नेगेटिव क्यों आया? नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि ये वर्क स्पीड को डिक्रीज कर रहा है। 5 मीटर से हो रहा है 2 मीटर। ओके, अगर ये फोर्स पॉजिटिव होता तो वो स्पीड को इंक्रीज करता, राइट? The negative force indicates that the direction of force is against the direction of motion. तो मोशन को जो डायरेक्ट करता था उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा है फोर्स, इसलिए जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क डन हुआ वो हुआ -210 जूल। ओके, सो द वर्क डन बाय द फोर्स इज 210 जूल इन द डायरेक्शन opposite to the direction of motion. ओके, अगर आपको ये डायरेक्टली नेगेटिव नहीं लिखना है तो ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा वर्क डन है बाय द फोर्स इज ऑपोजिट। ये जो वर्क डन हुआ वो नेगेटिव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स और मोशन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे से ऑपोजिट थी। ओके, सो हियर इज योर आंसर -210 जूल। Now let us move to the next sum, that is question number 9. A certain household has consumed 250 units of energy. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके घर पे जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, राइट, उसमें जो यूनिट्स होते हैं वो पूरे मंथ का आपका पावर कंजम्पशन दिखाते हैं ऑफ ऑल द गैजेट्स ऑफ योर हाउस। ओके, तो एक पर्टिकुलर हाउसहोल्ड है, उस हाउसहोल्ड ने पूरे महीने में कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? 250 यूनिट्स। अब हमें क्या करना है? हाउ मच इज दिस एनर्जी इन द टर्म्स ऑफ जूल, यानी कि जो एनर्जी है यूनिट के फॉर्म में उसे हमें कन्वर्ट करना है जूल के फॉर्म में। तो हमको पता है कि कमर्शियली हम जूल नहीं ले सकते क्योंकि आंसर बहुत बड़ा आता है, राइट? दैट विल बी प्रूव्ड व्हेन वी विल सॉल्व दिस सम। यू विल गेट अ वेरी लार्ज सम, अ वेरी ह्यूज नंबर, एंड देन you will understand that why commercially the energy is expressed in the terms of kilowatt hour or simply units. Okay, तो चलिए हमें पता है कि 1 unit is equal to 1 kilowatt hour, right? Now
1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, याद करो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव किया था, क्या आंसर आता है 3.6 into 10 raised to 6 joule. 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 raised to 6 joule. हमें कितने यूनिट्स है, 250 यूनिट्स है, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, तो 250 यूनिट्स इज इक्वल टू होगा 250 किलोवाट आवर। ओके, तो 250 यूनिट्स एनर्जी कंज्यूम की है, उसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्टिकुलर हाउस होल्ड ने 250 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है। हमें ऑलरेडी पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिराइव भी किया था कि 1 किलोवाट आवर व्हेन यू कन्वर्ट इट इनटू जूल it comes to this number, that is 3.6 into 10 raised to 6 जूल। तो कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल हो गया, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 into 10 raised to 6 जूल। हमारे पास यहाँ है 250 किलोवाट आवर, 250 किलोवाट आवर और 250 यूनिट्स, both are one and the same। okay, will be equal to 250 into 3.6 into 10 raised to 6 जूल। ओके, अब अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 250 and 3.6, you can do it 25 into 36, multiply by 10 divide by 10, whatever you find convenient, you can use that method। ओके, इन दोनों का कैलकुलेशन होके आएगा 900 into 10 raised to 6 joule। Now if you want to convert it into standard form किसे कहते हैं कि भाई एक डिजिट के बाद में फुल स्टॉप आना चाहिए, उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे 9 पे लाके खड़ा करना है, तो 9.0 इनटू, अब ये दो जीरोस है, ये पावर में चले जाएंगे, ऑलरेडी 10 raised to 6 है, उसमें दो जीरोस ऐड हुए, तो 9 into 10 raised to 8 जूल। यानी कि अगर मैं 10 raised to 8 नहीं लिखता तो मुझे यहाँ डेसिमल के पीछे 8 zeros लगाने पड़ते, and that is a quite big number। okay, that's why commercially हम जूल यूज नहीं करते, और ये तो एनर्जी कंज्यूम बाय अ सिंगल हाउस होल्ड है, राइट। कोई बड़ा सा इंडस्ट्रियल यूनिट है तो वहां पे तो जो कंजम्पशन होता है उससे भी ज्यादा होता है, तो उसे अगर आप जूल में कन्वर्ट करने जाओ तो दैट नंबर्स इज वेरी वेरी ह्यूज। दैट्स व्हाई कमर्शियली ये जो यूनिट है is taken as kilowatt hour or simply units। okay, तो 1 kilowatt hour is equal to 1 unit, ये आपको याद रखना है। okay, तो हमने दो सम्स पहले वो डिस्कस किए जिसमें कैलकुलेशन का बिल्कुल काम नहीं था, and then we will solve this question number 4, question number 9 which requires some calculation, but as you can see that these calculations are very very easy। so we will continue with the remaining sums of the exercise। Okay, so question number 10 of exercise, an object of mass 40 kg, an object of mass 40 kg, so mass m is 40 kg, is raised to a height of 5 meter above the ground, so height h is 5 meter, we need to find what is the potential energy। in this particular sum the value of g has to be taken as 10 meter per second square for the sake of easiness of calculation। okay, तो पहला पार्ट तो बहुत ही सिंपल हो गया, फाइंड क्या करना है, we need to find the potential energy। now potential energy of object is m into g into h, simply multiply करना है m into g into h, that is the formula to find out the potential energy of any object। तो चलिए सारी वैल्यूज है हमारे पास, m that is the mass of the object, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 40 kg। as I said for the sake of calculation यहाँ पे हमको g को लेना है 10 into 10 into h, as you can see is 5 meter, तो 4 into 5 20 और दो zeros, और एनर्जी को हम यहाँ पे मेजर करते हैं जूल। तो पहला पार्ट हमारा जो क्वेश्चन में हमको फाइंड करना था, that is we had to find the potential energy of the object। so I found out the potential energy of the object by using the formula to
to find potential energy, that is EP is equal to m into g into h. Mass is 40, the value of g is taken 10 and height is 5, multiplication is 2000 joule. चलिए ये हो गया खत्म. अब दूसरा पार्ट, if the object is allowed to fall, when an object is falling from a height, right, we know that when it falls down, slowly its potential energy gets converted into kinetic energy. जब ऑब्जेक्ट इस हाइट पे था, जब उसे रिलीज नहीं किया था, तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, राइट? बट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, एज इट विल कम क्लोजर टू द ग्राउंड, its potential energy will get converted into kinetic energy, right? So in second part we are asked that if the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. यानी कि जब उस ऑब्जेक्ट को हमने 5 मीटर हाइट से ड्रॉप किया, हाफ वे डाउन यानी जब वो 2.5 मीटर हाइट पे रीच करेगा, तब उस ऑब्जेक्ट की थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. तो हमें अब क्या फाइंड करना है? काइनेटिक एनर्जी, राइट? सो इन सेकंड पार्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज हाफवे डाउन. जब वो हाफवे डाउन पे आया तब उसकी काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है. अब क्वेश्चन ये आता है कि जब काइनेटिक एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है तो काइनेटिक एनर्जी ई के इज इक्वल टू 1/2 इंटू एम इंटू वी स्क्वायर. यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दी हुई है, तो सबसे पहले हमको फाइंड करने होगा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी. ओके, नाउ व्हेन ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट एंड व्हेन इट इज रीचेस हाफवे डाउन, तो जब वो हाफवे डाउन है तो उसकी हाइट भी हाफ हो जाएगी. यहाँ पे उसकी हाइट थी 5 मीटर, लेकिन अब हमें काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है जब ऑब्जेक्ट हाफवे डाउन पे है, तो उसकी हाइट भी हाफ हो गई. तो हाइट h is 2.5 meter. Now when the object is released from the top, its initial velocity u will be equal to 0 meter per second. Okay, so now we are going to use the formula v square minus u square is equal to 2as, but instead of a here we will have g and s distance travel, उसकी जगह हमारे पास होगा h. So we will use the formula v square minus u square is equal to 2gh. Let us put the values. तो v square को हमें फाइंड करना है, माइनस u की वैल्यू है 0. ओके, 2 इंटू जी इज 10 इंटू 2.5, 2.5 है, उसको हम कर सकते हैं v square minus u square is equal to 2gh. So 2 इंटू g 10 इंटू h, हाइट 2.5 that is 25 डिवाइड बाय 10, ये हो गया 10 10 कट. ओके, तो हमारी जो वैल्यू यहाँ पे आई v स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 50. अब आपको क्वेश्चन होगा कि ये v स्क्वायर 50 आ गया, अब हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर रूट लेंगे? नहीं लेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में हमें किसकी वैल्यू चाहिए? v स्क्वायर की. ओके, keep v square as it is. Now kinetic energy of object, क्या फॉर्मूला है? 1/2 mv square. डायरेक्टली mv square की वैल्यू पुट करेंगे, रूट लेने की जरूरत नहीं है, राइट? दिस इज 1/2 into m, that is the mass of the object. तो अगर काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, मास तो सेम रहेगा, तो यहाँ पे आएगा 40 into v square की वैल्यू है 50, राइट? तो ये 2 कट हो गया, तो यहाँ आया 20, 2 5 10, तो यहाँ पे वैल्यू हुई 1000 जूल. हमारा जो सेकंड पार्ट था उसका भी हमने आंसर फाइंड कर दिया कि जब ऑब्जेक्ट हाफवे डाउन होता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है 1000 जूल. नाउ दिस सम कैन बी ऑल्टरनेटली सॉल्व्ड इन अदर वे आल्सो, राइट? आप क्या कर सकते हो? ये पूरी हाइट से पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर दिया आपने 2000 जूल. अब अगेन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करो एट हाफवे डाउन. h हो जाएगा 2.5, तो ये वैल्यू हाफ हो जाएगी. तो पोटेंशियल एनर्जी 2000 से 1000 हो गई, तो जो 1000 एनर्जी कम हुई वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई? इट गॉट कन्वर्टेड इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी. सो यू कैन यूज दैट एनी मेथड. दिस वन इज आल्सो सिंपल.
you can again use the second method that I discussed. It's up to you, but in both the cases, the answer will be the same. So what are the two answers that we got? The potential energy of the object, okay, when it is at the height of 5 meter, at that time the value of potential energy is 2000 joule, but when that object is allowed to drop and when it reaches halfway down, at that time amount of kinetic energy is 1000